नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कि मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रैंड चैलेंजर्स वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। पिछले 15 वर्षों से ग्रैंड चैलेंज की वार्षिक बैठक ने स्वास्थ्य और विकास में चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नवाचार सहयोग को बढ़ावा दिया है। 19 से 21 अक्टूबर तक होने वाली इस बैठक में नीति निर्माताओं और विज्ञान के नेताओं को एक साथ लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आयात को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, जबकि निर्यात को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आयात विकल्प और निर्यात उन्मुख विभाग स्थापित किए जाने का भी सुझाव दिया, जिससे अलग से कोष उपलब्ध कराया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन के मामलों की जानकारी लेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा ने पिछले 2 महीनों में कई डिजिटल रैलियां की हैं। इस दौरान बंगाल में पार्टी के कार्यक्रमों को संबोधित किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रदूषण की समस्या को एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। प्रदूषण फैलाने वाले हर कारक से निपटने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत है। जावड़ेकर ने कहा है कि देश में वायु प्रदूषण के पीछे प्रमुख कारक यातायात, उद्योग, अपशिष्ट, धूल, पराली, भूगोल एवं मौसमी दशाएं हैं। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत अगले सप्ताह हो सकती है, जिसमें पूर्वी लद्दाख के सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले 12 अक्टूबर को 7वें दौर की वार्ता के दौरान टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी में कोई सफलता नहीं मिली है। केंद्र सरकार एमएसएमई के लिए घोषित की गई 3 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के तहत अब तक लक्ष्य के मुकाबले 65% राशि को मंजूरी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए ये स्कीम घोषित की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सोनिया ने पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही, जिसमें कृषि कानूनों और दलितों पर अत्याचार के मामलों पर प्रदर्शनों की रूपरेखा पर विचार किया गया। बैठक के दौरान कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डेंगू रोधी जागरूकता अभियान 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट से जुड़ने के लिए दुकानदारों का आभार जताया। केजरीवाल ने कहा है कि डेंगू के खिलाफ लड़ाई में इस बार दिल्ली के हमारे व्यापारी भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी अपनी दुकानों पर चेकिंग कर रुके हुए पानी को बदला। हाथरस में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए एंटी रोमियो दस्ते फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसके लिए 50 से ज्यादा कर्मियों वाली करीब 1 दर्जन टीमें बनाई गई हैं। यूपी में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत ये कदम उठाया गया है। हाल ही में प्रदेश सरकार को हाथरस मामले में आलोचना का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिहार चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी का थीम सॉन्ग जारी किया है। पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने थीम सॉन्ग जारी किया। बोले बिहार बदले सरकार गीत में सीएम नीतीश के शासन में शिक्षा की बदतर स्थिति, बेरोजगारी और सरकार बदलने जैसी बातें की गई। बलिया कांड के मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने लखनऊ में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही बलिया से 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह, संतोष और अमरजीत को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बलिया कांड में आरोपी की तरफदारी करने पर विधायक सुरेंद्र सिंह को आला कमान ने जमकर फटकार लगाई है। जेपी नड्डा ने नाराजगी जताते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बात की है। बीजेपी अध्यक्ष ने विधायक को जांच से दूर रहने का निर्देश देने को कहा है। नड्डा ने कहा है कि पार्टी को इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं है। कोरोना महामारी के 7 माह बाद यूपी में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। राजकीय विद्यालयों में संक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सहायता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों को कोरोना से लेकर पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अधिकतर बड़े निजी स्कूल पहले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को ही बुलाएंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब सरकार का विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में कृषि कानूनों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से विधेयक पेश किया जाएगा। सत्र के संबंध में आयोजित विधायक दल और मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से सूबे में कृषि कानूनों को लागू नहीं करने की वकालत की गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम तो अजय सिंह ने जलेबी बोल दिया है। इन बयानों के बाद से राज्य की सियासत का पारा चढ़ गया है। इमरती देवी के सम्मान में सीएम शिवराज भोपाल में 2 घंटे के लिए मौन धारण कर रहे हैं।
पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने कमलनाथ के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ द्वारा महिला विरोधी अभद्र टिप्पणी अति शर्मनाक व अति निंदनीय है। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आलाकमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन का फायदा गौतम बुद्ध नगर को मिलेगा। यहाँ बुलेट ट्रेन के 2 स्टेशन प्रस्तावित हैं। पहला स्टेशन नोएडा सेक्टर 148 और दूसरा नोएडा एयरपोर्ट के पास बनाने की योजना है। दिल्ली से वाराणसी के बीच 865 किलोमीटर लंबे रूट पर नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। इसके तहत हर जिले में विकास कार्य करने के लिए नया ढांचा बनाया गया है। इसे सीधे मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा। जिला विकास परिषद में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून 1989 में संशोधन को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और देरी करने का प्रयास करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता रवि शर्मा ने बताया है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में लोगों का सामना नहीं करना चाहती है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा पर गुजरात में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। सिंघवी ने कहा कि गुजरात में विधायिका भाजपा का मोहरा बन गई है। भाजपा के लिए ये एक व्यावसायिक खेल है जिसमें 3 टी शामिल हैं। ये 3 टी विधायकों के साथ ट्रेडिंग, ट्रैफिकिंग और ट्रांजैक्शनिंग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। राहुल सड़क मार्ग से कोझिकोड हवाई अड्डे से मलप्पुरम कलेक्ट्रेट का दौरा करेंगे। इसके बाद वो कलपेट्टा में सरकारी गेस्ट हाउस जाएंगे। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75,50,000 के पार पहुंच गया। इसमें से 1,14,610 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में 55,722 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 66,399 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 579 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि संक्रमण से अब तक 11,18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 3 करोड़ 1,11,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं चीन ने अपने इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन को 3 शहरों में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। हरियाणा सरकार ने हर महीने 25,000 रुपए की सैलरी पाने वालों के लिए कई ऐलान किए हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि प्राइवेट नौकरी वालों को सिर्फ 25 से 75 रुपए वेलफेयर फंड में अंशदान करना होगा। इसके बदले में सरकार पढ़ाई लिखाई, दवाई और शादी सहित 19 तरह की योजनाओं में लोगों को लाभ दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार 13 खिलाड़ियों को 25-25 बीघा सिंचित जमीन आवंटित करने जा रही है। इसमें ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने और भाग लेने वाले खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। दोनों नेताओं ने दावा किया है कि लखीमपुर खीरी जिले से बीजेपी विधायक लोकेंद्र सिंह और उनका बेटा अपने समर्थकों के साथ थाने में गया। इसके बाद आरोपी को छुड़ा लिए गए। राहुल प्रियंका ने कहा कि बीजेपी का अपराध बचाओ मिशन चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी दूसरी कटऑफ जारी कर दी है। हालांकि कई कॉलेजों में कुछ विषयों में दाखिले बंद हो गए हैं। कुछ विषयों के लिए कटऑफ पहली सूची के ही समान है। बता दें कि ड्यू की पहली कटऑफ में ही करीब 50% सीटें भरी थीं। अब बाकी 25 सीटों के लिए आज से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत को ईरान में बड़े खनिज गैस के मामले में झटका लगने जा रहा है। भारतीय कंपनी ONGC ने ईरान में खनिज गैस क्षेत्र की खोज की थी। इसे निकालने का काम भी ONGC को ही करना था, लेकिन अब ईरान ने खनिज गैस परियोजना का काम अपने ही देश की घरेलू कंपनियों को देने का फैसला किया है। FATF की 6 अहम शर्तें पूरा करने में पाकिस्तान नाकाम हो गया है। ऐसे में FATF उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। संस्था की ओर से पाकिस्तान को 6 जरूरी नोट सौंपे गए थे, जिनमें भारत के 2 वांटेड दहशतगर्द मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बातें शामिल थी। अब पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में ही बने रहने की संभावना बढ़ गई है। आंध्रा सीएम रेड्डी ने CJI बोबड़े को पत्र लिखकर जस्टिस रमण पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस लक्ष्मणन की शोक सभा में न्यायमूर्ति रमण ने टिप्पणी की है। जस्टिस रमण ने कहा कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति लोगों का विश्वास है, इसलिए न्यायाधीशों को निडर होकर अपने फैसले सुनाने चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में लॉकडाउन हटाने की घोषणा की है। इसके बाद यरूशलेम के प्रधानमंत्री बेंजामिन के आवास के बाहर हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने क्रांति के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, साथ ही बेंजामिन से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग तेज कर दी। पश्चिम
बंगाल भाजपा ने पीएम मोदी के संबोधन का लाइव स्ट्रीमिंग करने का इंतजाम कर लिया है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन करेगा। सौरभ गांगुली की पत्नी और ओडिशा नृत्यांगना डोना इस कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। नौसेना के स्वदेश निर्मित पोत INS चेन्नई से इसे दागा गया है। मिसाइल ने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ब्रह्मोस प्रमुख हमलावर शस्त्र के रूप में काम करेगी। बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। केरल में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओणम उत्सव के दौरान भारी लापरवाही की थी। उस दौरान सेवाओं को खोलना बड़ी गलती थी। इससे व्यापार तथा पर्यटन के लिए यात्रा में बढ़ोतरी हुई, जिससे कोरोना का प्रसार हुआ। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने संयुक्त चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने RJD प्रमुख लालू पर जमकर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि RJD के शासनकाल में राज्य बदतर की स्थिति में पहुंच गया, जिसकी कीमत राज्य के लोग तक चुका रहे हैं। लालू ने बिहार को विकास के नाम पर सिर्फ लूटा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सिरा और राजराजेश्वरी विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। येदियुरप्पा ने कहा है कि हमारी चिंता सिर्फ ये है कि विजय के अंतर को कैसे बढ़ाया जाए। बता दें कि 2018 में यहां से भाजपा को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने पुलिस पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया। धनखड़ ने कहा कि राज्य की राजनीतिक रूप से प्रेरित पुलिस शासन के हर क्षेत्र में दखल दे रही है। उन्होंने कहा कि कई बड़ी घटनाएं इस बात की गवाह हैं। धनखड़ ने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा कि ये सही समय है कि मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक शपथ भी निभाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस और प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन कोरोना संकट से निपटने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कई दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन भी किया। सिर्फ एक दिन खुलने के बाद बांके बिहारी मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए गए हैं। पहले ही दिन ठाकुर जी के दर्शन करने पहुंची भीड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। मंदिर के प्रबंधक मनीष शर्मा ने बताया है कि अब यह तय किया गया है कि वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के बाद ही दर्शन होंगे। एक दिन में सिर्फ 400 भक्त ही मंदिर जा सकेंगे। अडानी समूह मुंबई में 1000 मेगावाट लाइन परियोजना दिसंबर 2022 तक पूरा कर लेगी। इस योजना के तहत बिजली उपकेंद्र की स्थापना का काम तेज कर दिया गया है। अडानी समूह ने कहा है कि इससे शहर की बिजली आपूर्ति में 1000 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी में प्लाज्मा उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। ठाकरे ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ में पहुंच गई है। लोगों को मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार की मुहिम मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि ऊपरी गंग नहर अगले 4-5 दिनों तक बंद रहेगी। नहर को सुधार के लिए बंद किया गया है। इससे दिल्ली के कई इलाकों में जल आपूर्ति पर असर पड़ेगा। बता दें कि इस नहर से दिल्ली को एक दिन में 270 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति होती है। सपा ने विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने आज से संभावित उम्मीदवारों के आवेदन मांगे हैं। आवेदन पार्टी राज्य मुख्यालय पर अगले साल 26 जनवरी तक दिए जा सकेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और जहां से इस समय सपा के विधायक हैं, वहां से आवेदन नहीं लिए जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रावत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर रोजगार यात्रा निकाली थी। प्रशासन ने आरोप लगाया था कि इस रैली में लोगों ने 2 गज की दूरी वाले नियम का पालन नहीं किया। साथ ही कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना गठबंधन धर्म निभाएं। उनकी वजह से उन्हें किसी धर्म संकट में नहीं पड़ना चाहिए। चिराग ने नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने प्रचार का पूरा जोर मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरी दिखाने में लगा दिया है। चिराग ने कहा कि मेरे और पीएम मोदी के रिश्ते कैसे हैं, इसका प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन नंबरों पर अब भोजपुरी और बुंदेलखंडों में भी बात होगी। सीएम योगी ने 1090, 181 समेत तमाम हेल्पलाइन नंबरों को लेकर ये निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि इससे क्षेत्रीय बोली में अपनी बात कह पाने वाली महिलाओं को सहूलियत मिलेगी। देश के पहले फुल वर्चुअल होम स्कूल सीज ग्लोबल इंस्टीट्यूट का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया। रावत ने कहा कि इस योजना से भारतीय ज्ञान विज्ञान और भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। साथ ही संस्कृत को भी कैम्ब्रिज बोर्ड के माध्यम से संबद्ध विश्व भर के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा।
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हरा दिया है। सुपर ओवर में केकेआर के सामने मैच 3 रन का लक्ष्य था, जिसे केकेआर ने आसानी से प्राप्त कर लिया। टॉस हारकर केकेआर ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने भी 6 विकेट में 163 रन बनाए और मैच टाई हो गया। आईपीएल के दूसरे सुपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को हराया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम भी 6 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। 2 सुपर ओवर तक चले मुकाबले में गोल और मयंक की जोड़ी ने पंजाब को शानदार जीत दिलाई। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें अपना 10वां मैच खेलने उतरेंगी। ये मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार चुकी हैं। राजस्थान को बेंगलोर ने 7 विकेट से तो चेन्नई को दिल्ली ने 5 विकेट से हराया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।